नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गुंजन गोयल, प्रोफेसर एट वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज छज्जर। तो आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की रसौली के बारे में, जो कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है और ये 37% मिलता है रूरल पॉपुलेशन में और 24% मिलता है अर्बन पॉपुलेशन में। और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में, इसके साइंस, सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज कंसल्टो से इन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। एंड तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। थैंक यू। Myself, Dr. Edivani, Director CEO of Pilmer Consulto and your host. So, ma'am, first question, ये uterine fibroid जो बोलते हैं ये होता क्या है and how common this fibroid is among women? सर, वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम बच्चेदानी की रसौली या गांठ भी कहते हैं। मोस्टली नॉन कैंसरस होते हैं और कॉमन की बात करें तो ये हमारी 20 से 70% औरतों में पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये कैंसर का कोई इशारा नहीं करती है एंड ये 20 से लेके 70% की वुमेन में हो सकता है। हाँ जी। So next, what are the typical symptoms of the uterine fibroid? Because patient तभी जाएगा ना डॉक्टर के पास जब उसको लगेगा कि मेरे को फाइब्रॉइड है। So the first part of the question will be, what will be the symptoms which a patient will be experiencing and how do they impact on daily lives, these uterine fibroids? देखिए सर, जब औरतों को महीना ज़्यादा आता है या महीने में गांठें गिरती हैं या महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या जल्दी जल्दी आता है या उनको कोई प्रेशर सा फील होता है या पेशाब ज़्यादा जल्दी जल्दी जाते हैं या लगता है और पेट पे कोई गांठ महसूस होती है या संभोग करने में कोई दिक्कत होती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई दिक्कत रहती है, तो तब एक आशंका होती है कि बच्चेदानी में कोई रसौली या गांठ हो सकती है। So पेशेंट को ज्यादा पीरियड्स आना, कॉन्स्टिपेशन होना या पेशाब में कुछ रुकावट आना या उसको कोई पेन हो रहा है अंदर से, उसको एक फाइब्रॉइड हो सकता है। Now, can you explain the causes and the risk factors associated with this uterine fibroid? सर, ज़्यादातर जब हम बात करेंगे तो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं 30 से 55 साल की औरतों में ये ज़्यादा मिलता है और कुछ मोटी औरतें होती हैं जैसे ओवरवेट वुमेन है जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी, जिसमें पेट का मोटापा ज़्यादा है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है रसौली के लिए और जिन्हें अर्ली मेंस्ट्रुएशन 10 साल की उम्र से पहले पीरियड्स शुरू होते हैं या हाई बीपी की प्रॉब्लम है या विटामिन डी डेफिशिएंसी है और जिन्हें नो हिस्ट्री ऑफ, मतलब कभी उन्हें प्रेगनेंसी रही नहीं है, उन फीमेल्स में ये फाइब्रॉइड्स ज़्यादा है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बोला कि उसके सिम्टम क्या हो गए, हमने वो विस्तार से बता दिया। +2 अगर उसको रिस्क फैक्टर है, like she is having the central obesity or she is having some history of the fibroids also, उसको एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए because maybe that she is developing a uterine fibroid. Now, how are these uterine fibroids diagnosed? जब पेशेंट आपके पास आता है, ये डायग्नोज कैसे होते हैं? देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है एज अ क्लिनिशियन, सबसे पहले तो हम उनका हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और पेशेंट की तकलीफ क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो हॉस्पिटल क्यों आए हैं, ब्लीडिंग पैटर्न्स क्या है, एबनॉर्मल कैसे हैं, उन्हें पेन और या एनी साइंस ऑफ अनीमिया, खून की कमी होना और बहुत बार हमें रसौली या फाइब्रॉइड आर फाउंड इन एसिम्प्टोमेटिक वुमेन जिन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, जिनका रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड होता है। एक इंसिडेंटल फाइंडिंग बहुत कॉमन है ड्यूरिंग इमेजिंग और इसे डायग्नोस करने के लिए सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक जिसे हम कहते हैं वो है अल्ट्रासाउंड एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉलोड बाय
MRI। सो अल्ट्रासाउंड और आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत सारों में काफ़ी है इसको डायग्नोज करने के लिए। नाउ आफ्टर डायग्नोजिंग व्हाट आर द ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आई विल से अवेलेबल फॉर दिस यूट्राइन फाइब्राइड? देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं रसोली के लिए या किसी भी गायनी ट्रीटमेंट के लिए जो कि नॉन कैंसरस लीशन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम कंसीडर करते हैं, एज ऑफ द पेशेंट, प्रेजेंटिंग उनकी तकलीफ कितनी है, किस एक्सटेंट तक है, और फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है, पेशेंट की चॉइस क्या है, बिकॉज देयर इज अ many treatments available like non-invasive and invasive treatment। non-invasive का मतलब होता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या कुछ इस तरह का प्रोसीजर, MRI गाइडेड एब्लेशन कर रहे हैं, या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज अ मिनिमल इन्वेसिव। तो इसी, और अगर बच्चेदानी निकलवाना चाहते हैं या सिर्फ फाइब्रॉइड निकलवाना चाहते हैं तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। क्या हमेशा इसका इन्वेसिव ही है? मेरा मतलब है कि पेशेंट को हमेशा ऑपरेशन ही करना है कि या कोई दवाई गोली से भी ठीक हो सकता है? सबसे पहला ट्रीटमेंट हम उनको दवाई या गोली ही शुरू करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पेशेंट्स ऐसा बोलने लगते हैं कि नहीं, ये जब भी हम दवाई बंद करते हैं ये सब फिर से आने लगता है या हमें फिर से प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद हम कुछ सर्जिकल ऑप्शन सोचते हैं। Now, if we talk about the complications, when I say complications, मेरा मतलब ये है कि किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड ये रसोली है और उसने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, so what are the potential complications or risks associated with this untreated uterine fibroid? देखिए, जो भी लॉन्ग टर्म रिस्क होते हैं अनट्रीटेड फाइब्रॉइड्स के, वैसे तो ये बेनाइन ट्यूमर्स ही होते हैं जो कि बच्चेदानी की वॉल में बनते हैं, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं काफ़ी बार और उनकी कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक रेगुलर 6 मंथली फॉलोअप अल्ट्रासाउंड स्कैन टू सी द उनके साइज में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, टू अवॉइड एनी लॉन्ग टर्म रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस। और अगर हम बात करें तो वैसे अगर फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है तो उसका अलग कॉम्प्लिकेशंस। Now, if we will talk about the lifestyle, are there any lifestyle changes, that can help managing these symptoms or even prevent the uterine fibroid? सर देखिए, ऑब्वियसली हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स, हेल्दी वेट मैनेजमेंट हेल्प्स, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, limit your alcohol and caffeine intake, manage your stress, routine health checkups and pelvic floor exercises। तो इसका मतलब है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर किसी को है उसको फर्टिलिटी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा आल्सो, कि अगर आपके पास इनफर्टाइल पेशेंट कोई आ गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड उसका कॉज हो सकता है, बिकॉज आपने अभी भी बता दिया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, उसको ये पता है कि मेरे को इनफर्टिलिटी होगी। सो समिंग अप ऑल दिस कन्वर्सेशन इज दैट ऐसा पॉसिबल आपके हिसाब से कितना है और आपके पास कितने पेशेंट अभी तक आए इनफर्टिलिटी को लेके, एंड जब आपने देख लिया actually their infertility was due to a uterine fibroid? Sir, actually 7 to 10% of the patients have fibroids which can distort, जो आपकी बच्चेदानी की शेप है ना उसमें चेंजेस ले आते हैं, और जो आपका देखिए छठे दिन आके ट्यूब से बच्चा वहाँ पे लगता है, बच्चेदानी में लगता है, सो इट डिस्टर्ब्स द इम्प्लांटेशन, मतलब बच्चा लगने में भी दिक्कत होती है, और जो बच्चे को खून की सप्लाई होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है रसौली होने से, और यही मेजर इनफर्टिलिटी के रीजंस होते हैं और रिकरेंट मिसकैरेजेस के। Are there any new developments or research findings in the field of uterine fibroid that listeners should be aware of? सर अगर मेडिकली बात करें तो कुछ नई ड्रग्स आई हैं लाइक एसोप्रेसनिल, मिफीप्रेस्टोन which reduce the menstrual blood loss and fibroid size, and there are some medical innovations but they are not very promising for long term use, and
The radio frequency ablation is the latest technique, giving the radio frequency heat waves to target fibroids, and these are the. Thank you very much, ma'am. It's very important for individuals experiencing symptoms suggestive of uterine fibroids to consult a healthcare provider for proper evaluation, diagnosis, and management. Early detection and treatment can prevent some many symptoms and prevent potential complications associated with fibroid. If you found this podcast helpful, then please share this with your family and friends, and don't forget to like, share, and subscribe to our official YouTube channel. Stay blessed, stay happy. God bless all of you. Thank you.